जी हाँ, पिछले 25 दिनों से केवड़िया से हमने जिस सफर की शुरुआत की थी, गुजरात के तमाम इलाकों में हमारी हाईटेक बस पहुंची। सौराष्ट्र, कच्छ और दक्षिण गुजरात के तमाम इलाकों से होते हुए फिलहाल हम नॉर्थ गुजरात में हैं, उत्तरी गुजरात में हैं और उत्तरी गुजरात की मोडासा सीट पर इस वक्त है हमारी मौजूदगी। और मोडासा सीट कांग्रेस का गढ़ मानी जाती है। पिछले 2 बार के चुनावों में यहां कांग्रेस विजयी रही और इस बार हैट्रिक लगाने के सपने देख रही है। बीजेपी की तरफ से चुनौती कड़ी मिल रही है। ट्रायंगुलर मुकाबला है इस बार। आम आदमी पार्टी भी क्योंकि मैदान में है और लगातार हम देख रहे हैं कि बीजेपी ने अपने तमाम बड़े बड़े राष्ट्रीय नेताओं की पूरी फौज उतार दी है। एक तरह की कारपेट बॉम्बिंग कर दी है। भारतीय जनता पार्टी ने आज भी बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और बीजेपी शासित राज्यों के तमाम मुख्यमंत्री और बड़े बड़े नेता सियासी समर में नजर आए। राहुल गांधी भी जोरदार हमला बोलते हुए गुजरात के अंदर नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर नजर आ रहे हैं। वहीं अरविंद केजरीवाल के एक के बाद एक रोड शो हो रहे हैं। यानी कुल मिलाकर द्वितीय चरण का जो चुनाव है उस पर अब पूरा जोर बड़े बड़े नेताओं का नजर आ रहा है। इस बार ऊंट किस करवट बैठेगा, लड़ाई बहुत दिलचस्प हो चुकी है। और अगर नॉर्थ गुजरात की बात करें तो यहां पर कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आता है। नॉर्थ गुजरात की टोटल 32 सीटें हैं, जिनमें से 14 पर 2017 में भारतीय जनता पार्टी विजयी रही थी, जबकि 17 सीटों पर कब्जा जमाया था कांग्रेस पार्टी ने। तो कुल मिलाकर क्या कांग्रेस अपने गढ़ में ये दबदबा बरकरार रख पाएगी? ये चुनौती किस तरह से ली जा रही है कांग्रेस के आला नेतृत्व को लेकर? और आम आदमी पार्टी ने जो एंट्री ली है, मुकाबले को त्रिकोणीय बनाया है, उसका इस बार कितना असर पड़ेगा? और आम आदमी पार्टी किसका ज्यादा नुकसान कर रही है, कांग्रेस का या बीजेपी का? इन तमाम मसलों पर हम करेंगे बड़ी चर्चा अपने तमाम खास मेहमानों से, लेकिन उससे पहले देखते हैं ये छोटी सी रिपोर्ट। गुजरात के सियासी समर में आज केसरिया ब्रिगेड ने कारपेट बॉम्बिंग 2 के जरिए पूरी ताकत झोंक दी। लक्ष्य दूसरे चरण के रण में वोट युद्ध की साक्षी बनने जा रही 93 विधानसभा सीटों को साधना है। इस मिशन को कामयाब बनाने के लिए केंद्रीय मंत्रियों, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने 90 से ज्यादा रैलियां की। सरदार पटेल ने अपमानित करवा माटे कांग्रेसे कोई कसर ना छोड़ी। रैली वाले दंगल के बीच टीवी 9 भारतवर्ष की इलेक्शन बस उत्तर गुजरात के अरवल्ली पहुंच चुकी है। यहां विधानसभा की 3 सीटें हैं, इनमें तीनों पर कांग्रेस काबिज है। वोट शक्ति की कसौटी पर देखा जाए तो पाटीदार, आदिवासी और ठाकोर मतदाता अहम भूमिका निभाते रहे हैं। हालांकि इस रण में मोटे तौर पर कांग्रेस का ही दबदबा रहा है, लेकिन 2017 में पाटीदार आंदोलन बड़ा फैक्टर रहा। इस बार आम आदमी पार्टी ने मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। ऐसे में देखना दिलचस्प रहेगा कि इस बार हवा बदलेगी या कांग्रेस ही बाजी जीतेगी। इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द होगी हाईटेक बस से हाई वोल्टेज डिबेट। तो देखिए, बहुत दिलचस्प मुकाबला है इस बार। अरवल्ली जिले की तीनों सीटों पर कांटे की टक्कर नजर आ रही है बीजेपी और कांग्रेस के बीच, और आम आदमी पार्टी भी मजबूत दावेदारी पेश कर रही है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे आपका करा दें तारुफ। हमारे साथ रणधीर चूड़घर साहब मौजूद हैं, जो कि मोडासा के भाजपा के प्रमुख हैं, बीजेपी की राय रखेंगे, बीजेपी का पक्ष रखेंगे। जयदत्त सिंह पवार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। अतुल ब्रह्मभट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। और हर बार की तरह हम कर रहे हैं शपथ से ही शुरुआत। शपथ इस बात की कि जो कहा जाएगा इस मंच पर वो सच कहा जाएगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहा जाएगा। रणधीर जी, शुरुआत आपसे। मैं रणधीर चूड़घर शपथ लेता हूं, इस मंच से जो कुछ भी बात कहूंगा वो सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। जयदत्त जी। मैं जो यहाँ ये मंच पे जो भी कहूंगा वो सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं होगा। अतुल भाई। मैं अतुल ब्रह्मभट्ट, जो कहूंगा वो सच कहूंगा, जो देखा है वही कहूंगा। बिल्कुल, जो देखा है वही कहना भी चाहिए, सच कहना भी चाहिए, क्योंकि जनता सच सुनना चाहती है। हमारे साथ जनता जनार्दन भी मौजूद है। तमाम अहम मुद्दे हैं जिनका आज की इस डिबेट में हम जिक्र करेंगे, और हर बार की तरह हम शुरुआत करेंगे रैपिड फायर राउंड से, जिसमें हमारे तमाम मेहमानों को 30-30 सेकंड का वक्त मिलेगा। रणधीर जी, पहला सवाल आपसे।
ये तो कांग्रेस का गढ़ है, इस बार बीजेपी का कुछ स्कोप नजर आ रहा है या हवा कांग्रेस की ही देख रहे हैं आप भी? कांग्रेस का गढ़ है ऐसी बात गलत है, क्योंकि अभी अभी आप देखो तो जिला पंचायत, तालुका पंचायत, नगर पालिका, ये सभी इलेक्शन के अंदर भारतीय जनता पार्टी का दबदबा रहा है और कांग्रेस धीरे धीरे अस्त हो रही है। तो इस इलेक्शन के अंदर अरवली की तीन सीट भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमती के साथ जीतेगी। ठीक है, जयदत्त जी कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ मौजूद। जयदत्त जी, किला ढह तो नहीं जाएगा कहीं? किले की सबसे पहले तो मैं टीवी 9 भारतवर्ष का स्वागत करता हूं यहाँ मोड़ासा में। और जहां तक किला ढहने की बात है, आपने 2017 का इलेक्शन भी देखा था, उसमें हमने इनको 100 तक नहीं पहुंचने दिया था। थोड़ी सीट रह गई थी, वरना हम लोग यहाँ पे सरकार में होते और गुजरात की जनता आज ये त्रासदी से मुक्त होती। ये इनका वहम है, जो ये 8 दिसंबर को ये वहम भी निकल जाएगा। ठीक है, तो किला बचा लेंगे आप ये दावा कर रहे हैं, और साथ ही साथ दावा ये कि सरकार बना लेंगे। अतुल जी, इन दावों में कितना दम नजर आता है, क्योंकि इस बार तीसरा प्लेयर भी बहुत अग्रेसिव तरीके से चुनावी समर में उतरा हुआ है, उसका क्या स्कोप? अब जो आप बात कर रहे हैं तीसरा प्लेयर की, वो तीसरा प्लेयर जो है वो कुछ दिखाई नहीं देता है, कभी कुछ मुफ्त में मिलता नहीं है, गुजरात वाले मुफ्त का लेते नहीं है। तो मेरे हिसाब से उनकी जो बात है वो ठीक नहीं है, क्योंकि गुजरात वाले सब कुछ खाते हैं, उनके टैक्स देते हैं, उनको पता है जो फ्री में आएगा उसका भी टैक्स हमको ही देना पड़ेगा। गुजरात वाले खुददारी से जीते हैं, देखो भूकंप में भी खुददारी से जिए, भारत में भी जब बारिश की जो बात हुई तब भी उन्होंने खुददारी से जिया, तो फिर कैसी तरह फ्री की बात चल रही है? ठीक है, इसी के साथ साथ हम इस सेगमेंट को खत्म करते हैं। आप सभी के 30 सेकंड खत्म हो गए और अब ओपन डिबेट की हम करने जा रहे हैं शुरुआत। रणधीर जी, आपसे जरा विस्तार से बताइए, क्योंकि हम तमाम इलाकों का दौरा करते हुए नजर आ रहे हैं, अपने दर्शकों तक सही तस्वीर गुजरात के सामने रख रहे हैं। दक्षिण गुजरात से नॉर्थ गुजरात हम जब पहुंचे तो नॉर्थ गुजरात में कांग्रेस पार्टी का एक रसूख नजर आता है। पिछली बार भी कांग्रेस पार्टी के खाते में 17 सीटें गई थी नॉर्थ गुजरात में, और आप लोगों के खाते में 14 सीटें आई थी। कांग्रेस पार्टी इस बार दावा कर रही है कि हम अपनी सीटें और बढ़ाएंगे इस इलाके में। कितनी बड़ी चुनौती आप मानते हैं कांग्रेस पार्टी की इस इलाके में? इस इलाके के अंदर कांग्रेस की पहले ज्यादा सीटें रही है। हाँ, अभी आप देख सकते हो कि तीनों इलेक्शन गए हैं। दूसरी बात यह है कि आप सब जानते हैं कि गुजरात के मॉडल के आधार पर मोदी जी को पूरे देश ने स्वीकार किया था। उसी तरह हमारे जो धारासभ्य है यहाँ के एमएलए, वो संसद की इलेक्शन लड़े थे और इसी कॉन्स्टिट्यूंसी में, उनकी खुद की कॉन्स्टिट्यूंसी में 44,500 मत पीछे रहे थे। तो उनका जो काम है, अगर वो यहाँ की प्रजा ने स्वीकारा होता तो शायद उनको मत ज्यादा मिलते, उसकी बजाय वो 44,500 मत पीछे रहे हैं। तो ये स्वाभाविक है कि प्रजा उनको नकार रही है। तीसरी बात, ठीक है, मोड़ासा नगर पालिका की मैं आपको बात बता दूं। जी। पिछले 10 साल से 36 में से 18 सीट भारतीय जनता पार्टी की, 18 सीट विपक्ष और अपक्ष की आती थी। इस बार 25 साल के शासन को लोगों ने स्वीकारा और 18 की बजाय 19 सीट थी। तो आप ये देख सकते हो कि यहाँ की प्रजा विकास की राजनीति को स्वीकार रही है और कांग्रेस की जो नीतियां है उसको दूर कर रही है। ठीक है, तो देखिए आप जयदत्त जी, यानी दावा बीजेपी की तरफ से ये कि 2017 से 2022 में भी बहुत कुछ बदल चुका है, रसूख बीजेपी का लगातार इस इलाके में भी बढ़ता जा रहा है, और आपके आला नेतृत्व की तरफ से क्या वाकई गुजरात को उतना सीरियसली नहीं लिया गया क्या? अब जाकर राहुल गांधी गुजरात के सियासी समर में उतरे, जबकि हम शुरुआत से देख रहे हैं नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा और तमाम आला नेतृत्व बीजेपी का गुजरात को बहुत गंभीरता से ले रहा है, इतना मजबूत होने के बाद भी। यहां पर मैं इसको उल्टी तरह से देखना चाहूंगा। हाँ, जब आप इतनी बहुमती से जीत रहे हो तो इन सब बड़े नेताओं को, जिनको पूरा देश संभालना है, तो उनको यहाँ पे क्यों अप डाउन करना पड़ रहा है? नंबर 1। नंबर 2, पॉलिटिकल बात करनी, पॉलिटिक्स करना, हार जीत होनी वो अलग बात है। राहुल जी आज पूरे भारत को जोड़ने के लिए निकले हैं। उनको ये गुजरात के इलेक्शन से कोई मतलब नहीं है। उनकी जो जिम्मेदारी है, राहुल गांधी को गुजरात के इलेक्शन से कोई मतलब नहीं है, मतलब ये कह रहे हैं आप? उनको गंदी राजनीति से मतलब नहीं है। हाँ। उनको गंदी राजनीति से मतलब नहीं है।
उनको जीतना एक मकसद नहीं है, उनको पूरे भारत को जोड़ना उनका मकसद है। नहीं, कभी कभी आप लोग ऐसे बात करने लगते हैं कि लगता नहीं कि आप लोग एक राजनीतिक दल हैं, सामाजिक संगठन के तौर पर आप लोग बातें रखने लगते हैं। भाई आपका काम चुनाव लड़ना भी तो है। यहां पर बार बार ये बात हो रही है कि गुजरात में इलेक्शंस हैं और राहुल गांधी साउथ में अपनी भारत जोड़ो यात्रा लेकर चल रहे हैं और गुजरात को उतनी तवज्जो नहीं दी गई जितनी बीजेपी के आला नेतृत्व ने दी। ये सवाल था मेरा। हमारे गुजरात में हमारे जो यहाँ के अध्यक्ष है हाँ। जगदीश जी ठाकुर, इन्होंने ये बीजेपी वालों को हिला के रख दिया है। अच्छा। उनको राहुल जी तो आएंगे, उनको बूस्टअप करेंगे और यहाँ पे गुजरात में आज कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। हाँ। ये इनको अहम आ गया है, इनको आ गया है, इसलिए वो वहां से पूरा मंत्रिमंडल वहां से पूरे इंडिया के चीफ मिनिस्टर यहाँ पे गुजरात में डेरा डाल के बैठे हैं। ठीक है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, नहीं अब आप बाद में बताइएगा। अतुल ब्रह्मभट्ट साहब आप बताएंगे। ब्रह्मभट्ट साहब ये बताइए कि कांग्रेस पार्टी का 2017 का अगर हम रिजल्ट्स देखें तो कांग्रेस पार्टी का दबदबा ज्यादा नजर आता है, नॉर्थ गुजरात में भी और अरवल्ली की इन तीनों सीटों पर भी। इस बार 2017 से 2022 में कुछ हालात बदले हैं क्या? क्योंकि बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी के साथ वो 27 साल की एंटी इनकम्बेंसी भी तो जुड़ी हुई है। आपने जो बताया कि 2017 में मैंने देखा था कि थोड़ा जातिवादी परिस्थिति थी, इसके लिए 99 सीटें बीजेपी की आई थी। इस बार ऐसा कोई प्रश्न है ही नहीं। जातिवादी स्थिति वो पाटीदार आंदोलन वाली और वो अल्पेश ठाकुर वाला ये सब कुछ चलता था, मगर ये सब अभी है ही नहीं। सब लोग साथ में काम करते हैं। मेरे देखने से ऐसा लगता है कि सब साथ में हो गए हैं। अच्छा। आज कांग्रेस की स्थिति मेरे हिसाब से अच्छी नहीं है, क्योंकि जिला पंचायत पूरी 30 जिला पंचायत आज बीजेपी के पास है, तालुका तहसील भी बीजेपी के पास है, नगर पालिका भी बीजेपी के पास है। तो फिर कैसी तरह वो लोग देखते हैं। और दूसरी बात तो ऐसी मेरी मगज में आई कि वो राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा लेके निकले हैं, तो आज़ादी नहीं हुई है क्या? भारत तो पहले से ही जुड़ा हुआ है, भारत तो पहले से जुड़ा हुआ है। भारत तो कभी भी, जब आज़ादी के बाद भारत जुड़ा था तो सिर्फ कश्मीर का ही बात था, तो कश्मीर वाली भी बात खत्म लेकिन जयदत्त जी अब मुझे आपको एक मौका देना पड़ेगा। जयदत्त जी बताइए, भारत जोड़ने निकले हैं राहुल गांधी, वो कह रहे हैं कि भाई भारत तो पहले से ही जुड़ा हुआ है, टूटा कब है जो जोड़ेंगे? जब पहले भारत जोड़ा, पहले जब भारत देश को आजादी मिली, ये लोग थे क्या? इन्होंने तो नहीं देखा है, इन्होंने न तो योगदान दिया है, इन्होंने तो तिरंगे का भी अपमान किया था, तिरंगे को माना नहीं था। अब जब यहाँ पे गुजरात में 27 साल से, उससे भी थोड़ा ज्यादा टाइम हो गया, और पूरे देश में 8 साल से, तकरीबन 8 साल जितना हो गया, इन्होंने तोड़ने का काम किया है। पूरे देश में आज ऐसा अंधकारमय एटमॉस्फेयर क्रिएट हो गया है। वो एटमॉस्फेयर से पूरे देश को बाहर लाने के लिए यही है भारत जोड़ो यात्रा। और जो यानी हिंदू मुस्लिम कराना, इनको मंदिर मस्जिद कराना, इनको कश्मीर पे मुद्दे पे, इनको जो भारत तोड़ने का काम किया है, गुजरात इलेक्शन में, भारत जोड़ो यात्रा, गुजरात इलेक्शन में भी हिंदू मुस्लिम हो रहा है क्या? हिंदू मुस्लिम हो रहा है क्या? कोई ध्रुवीकरण की कोशिश हो रही है क्या? बताइए ये तब भी होगा। ठीक है, रणधीर जी जवाब देंगे ना इसका। आपने उनकी पार्टी पर सवाल उठाए ना रणधीर जी। सब 27 साल में भारतीय जनता पार्टी ने कर्फ्यू को तड़ीपार कर दिया। 27 साल पहले गुजरात की ये परिस्थिति थी, 300 में से 125-150 दिन तक कर्फ्यू रहता था गुजरात में। कर्फ्यू को निकाल दिया तो समझो शांति भारतीय जनता पार्टी लाई। भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी निकले हैं, इनको ये 70 साल के बाद कांग्रेस को पता चला कि भारत तोड़ो यात्रा करेगी, तो सत्ता से गए। अभी भारत जोड़ो यात्रा करने के लिए निकले हैं। हाँ, ठीक है। देश को आजादी के बाद सिर्फ कश्मीर का प्रश्न ऐसा था जो जवाहरलाल नेहरू ने छीन लिया था, बाकी पूरे देश का 566 जो रजवाड़ा था, उसका पूरा का पूरा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हैंडल किया। बिल्कुल बिल्कुल। एक ही केस उनको दिया था। ठीक है, लेकिन देखिए एक केस जो नेहरू जी को दिया था, उसे भी 70 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी को ही सही करना पड़ा। चलिए ठीक है, और इसी के साथ एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, क्योंकि एक और मामला सुर्खियों में है। आपने एक वीडियो देखा होगा, सोशल मीडिया पर बड़ा वायरल हो रहा है। एक छोटी सी मासूम बच्ची है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बगल में खड़ी हुई है और बीजेपी के प्रचार वाली कविता सुना रही है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंत्रमुग्ध होकर इस छोटी सी बच्ची को सुनते हुए नजर आ रहे हैं। अब कांग्रेस पार्टी ने इस पर हमला बोला है और
राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग से यह डिमांड की है कि इस मामले में आयोग को एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि चुनाव प्रचार के लिए एक मासूम बच्ची का इस्तेमाल किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से सुप्रिया श्रीनेत, जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उन्होंने क्या आरोप लगाए हैं, सुनते हैं। प्रियांक कानूनगो आज कौन सी कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं, यह हम जानना चाहते हैं। एक छोटी सी बच्ची को वोट मांगने के लिए उकसाया जा रहा है और वो वहां पर प्रधानमंत्री के बगल में खड़े होकर विशुद्ध राजनीतिक काम उससे कराया जा रहा है। तो देखिए, ये एक बड़ा आरोप कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगाया गया है और बीजेपी के जितने भी बड़े नेता हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, सबने ये वीडियो शेयर किया और कांग्रेस पार्टी ये सवाल उठा रही है रणधीर जी की छोटी सी बच्ची का आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं चुनाव प्रचार के लिए और राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग को इस मामले में दखल देना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। सर, ये छोटी जो बच्ची है जी, वो चुनाव प्रचार के लिए नहीं है, उसने खुद ने जो तैयार किया था वो मोदी जी के सामने बोल रही है। अभी आप मेरे साथ चलिए, मोड़ासा के अंदर मैं आपको ऐसे 25-50 बच्चे दिखा सकता हूं जो मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के काम के बारे में अच्छी तरह से बोल सकते हैं। नहीं, लेकिन जब भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ छोटे बच्चे नजर आते हैं तो उस पर भी तो आप लोग सवाल उठाते हैं। सब राहुल गांधी के साथ वो चलाते हैं साहब, ये तो भारतीय जनता पार्टी के बच्चे फेवर में बोल रहे हैं सर, तो उसमें कोई सवाल नहीं। ठीक है जयदत्त जी, आप लोग चुनाव प्रचार के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, यहां पर तो छोटी बच्ची कविता सुना रही थी, पीएम मोदी ने सुना और उसका वीडियो शेयर हो गया, ये सफाई है। चाहे बच्ची ने मोदी जी के बारे में जो भी बोला हो, मैंने वो क्लिप देखी नहीं है, लेकिन आपने नोटबंदी के वक्त भी देखा था उन्होंने किन किन को बाहर निकाला था। नोटबंदी के वक्त, उसके बाद भी मैंने एक वाक्य मैं आपको सुनाना चाहूंगा। वो हमारे जो जिस समाज के लोग जो ये गाँव में से, शहरों में से, या जो सफाई का काम करते हैं, उन लोगों को वहां पे बिठा के पूरा प्लान करके, इनका ये मार्केटिंग का काम है इनका। और ये लोग इतना यानी यानी प्री प्लान। नहीं, ये बताइए ना, छोटी बच्ची ने अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कविता सुना दी, और मैं मानता हूं, चलिए बीजेपी के प्रचार वाली कविता आप उसे कह सकते हैं, तो इसमें दिक्कत क्या हुई? दिक्कत नहीं हो सकती है, अब ये चुनाव के वक्त ही होता है सब। हाँ, बाकी के टाइम पे तो आप यानी ये जितना भी, क्योंकि आप लोग आयोग को ये सवाल आयोग के लिए उठा रहे हैं कि आप लोगों को एक्शन लेना चाहिए। कानून के जानकारों से भी इस पर मैंने बात की तो उनका ये कहना था कि भाई अगर छोटे मासूम बच्चे या बच्चियां हैं, उनका चुनाव प्रचार के दौरान उनसे किसी तरह का श्रम कराया जाता है, यानी आप उनको झंडा लगाने में लगा दीजिए, आप उनको तंबू लगाने में लगा दीजिए, कारपेट बिछाने में लगा दीजिए, तो वो कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन इस तरह से एक मासूम बच्ची अगर कविता सुना रही तो उसमें ऑब्जेक्शन किस बात का? अब इसमें ऐसा है कि इमोशनली अब किसी भी बारे में जाएंगे तो इन्होंने इमोशनली भी पूरे देश को बहकाया हुआ है। अब ये यही मुद्दा है इनका, ये जब भी आते हैं इमोशनल बन जाते हैं। अब रोएंगे भी सही, अब मौका आ गया है। अभी आप देखिए, आपके मीडिया के माध्यम से ये रोएंगे भी सही, आंसू भी बहाएंगे, लेकिन ये आंसू अगर देश के काम में, बेरोजगारी में या अपने देश के लिए कुछ काम आ जाए, मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूं। चलिए अतुल जी, आपको लगता है कि ये कोई मुद्दा है? क्योंकि कांग्रेस पार्टी बड़ी बुरी तरह से हमलावर नजर आ रही है, तमाम बड़े नेता इस बच्ची ने जो कुछ कहा है और बीजेपी पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई देखिए ये छोटे छोटे बच्चों से प्रचार कराया जा रहा है। ऐसा मेरे को लगता नहीं है, छोटे छोटे बच्चों से प्रचार कराना। मेरे तो ऐसा लगता है कि बच्चों को भी पता चल गया है कब क्या करना चाहिए, तो बड़े को भी सोचना चाहिए। ये देश की संस्कृति को लिए जो मोदी जी कर रहे हैं, तो उसके बारे में क्या अलग है? बच्चे नहीं बोल सकते, बच्चे कोई राजनीति वाले नहीं है, उनको कुछ पता नहीं है, वो तो भगवान का रूप रहता है और अंदर से जो बोलते हैं वो तो भगवान बोलते हैं, वैसी बात है। तो मैं वही बोलता हूँ। ठीक है। इसके अलावा देखिए, इसके अलावा एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारा दिया, गुजरात में बनाव्यू 6। गुजराती में ये नारा दिया गया पीएम मोदी की तरफ से, इसका मतलब होता है ये गुजरात मैंने बनाया है। इसको लेकर भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से सवाल उठाए गए, कहा यह गया कि देखिए ये इनका अहंकार बोल रहा है। अब एक बार फिर ये क्या गुजराती अस्मिता से जोड़ने की कोशिश है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं आजकल अपनी सभाओं में, ये नारा जो है एक खास मकसद के तहत दिया गया। आप लोगों को लगता है कि इसका फायदा होगा चुनावों में? सर, ये गुजरात मैंने बनाया है, ऐसा मोदी जी ने कहा है
तो ये सभी कार्यकर्ता और गुजरात की सभी जनता कहती है। हमारे हर जगह पर सेल्फी पॉइंट है जहां पीछे गुजरात है और आदमी बोलता है कि ये गुजरात मैंने बनाया है। तो ये सिर्फ मोदी जी ने नहीं, पूरे गुजरात की जनता ने बनाया है, उस हिसाब से बात कही जाती है। ठीक है, और इसको अलग तरीके से वो लोग ले सकते हैं। ठीक है, ठीक है। यानी आप ये कह रहे हैं कि मतलब ये था कि ये गुजरात सभी गुजरातियों ने मिलकर बनाया। एक ब्रेकिंग इस वक्त फ्लैश हो रही है, वो अपने दर्शकों को हम बता दें। स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, गुजरात चुनाव में कांग्रेस पार्टी को एक और झटका लगा है। पूर्व एमएलए कामिनी बा राठौड़ बीजेपी में शामिल हो गई हैं। देहगाम से 2012 से लेकर 2017 तक विधायक रही कामिनी, और उन्होंने कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़ दिया है। ये एक के बाद एक झटके क्यों लग रहे हैं? ये लोकशाही में एक पॉलिटिकल पार्टी है, सुनिए सब, जिसमें कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसमें इंटरनल लोकशाही भी है, डेमोक्रेसी है। अब भी ये ब्रेकिंग न्यूज हो रहा है, कामिनीबा राठौड़ जो पूर्व विधायक थी हमारी, वो बीजेपी में ज्वाइन हुई है। मैं इसके बारे में कमेंट नहीं करूंगा, हमारे प्रदेश लेवल के जितने भी आगेवान है वो करेंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी मुद्दा था ये गुजरात मैंने बनाया है। ये मोदी जी का दावा नहीं है, ये पूरे गुजरात के, पूरे यहाँ के जितने भी लोग हैं सबका दावा है। लेकिन अगर आप बोलते हो कि आपने बोला है कि मैं बोल रहा हूँ गुजरात मैंने बनाया, सब बोलिए। तो आपने जो गुजरात बनाया है, आपने जो बेरोजगारी यहाँ पे क्रिएट की है। अच्छा ये बताइए, आपका नारा क्या है? आपने गुजरात चुनावों के लिए आपका नारा क्या, बताइए। बेरोजगारी यहाँ पे बढ़ाई, आपका नारा क्या है? हमने नहीं बनाई। नहीं, आपका नारा क्या है? आपने यहाँ पे जो दंगे करवाए, आपका नारा क्या है? वो हमने नहीं करवाए। गुजरात मैं बनाव्यू छे, ये बीजेपी का नारा। आपका नारा क्या है? हमारा नारा है कांग्रेस नु काम बोले छे, काम बोलता है, बस यही। सुनिए एक मिनट सुनिए। गृह मंत्री अमित शाह हमारे कॉन्क्लेव में आए अहमदाबाद में। सुनिए उन्होंने ये कहा कि भाई कांग्रेस पार्टी ये नारा दे रही है कि काम बोलता है। तो 27 सालों से तो हम सत्ता में हैं, तो कांग्रेस पार्टी वाले हमारा प्रचार कर रहे हैं क्या कि काम बोलता है? सही बात है, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। हाँ, मुझे अच्छा लगा ये सुन के जी। 27 साल यानी पूरा एक मिनट 27 साल यानी जो घड़ा आधा भरा हुआ होता है वो छलकता जाता है। लेकिन मैं आपको बीच में बता दूं, 27 साल यानी पूरी लाइफ तो हो गई नहीं। हाँ, देश आजाद हुआ 47 में, तब से क्या गुजरात में कांग्रेस है, अरे बीजेपी। लेकिन एक बच्चा पैदा हुआ, वो 27 साल का हो गया, उसने बीजेपी का ही शासन देखा, और आप नारा दे रहे काम बोलता है। वो बच्चे का यानी किस्मत खराब कि इस माहौल में पैदा हुआ, जिसने यहाँ पे देखा ही नहीं है। उसकी किस्मत खराब थी। हाँ, रणधीर जी जवाब दीजिए इसका। अभी मैं वही बोल रहा हूँ सर, कह रहे हैं बच्चे की किस्मत खराब थी कि 27 साल का हो गया, बीजेपी का शासन देखा उसने। इस 27 साल के अंदर जो बच्चे पैदा हुए, हाँ, उनको कुछ चीजें देखने नहीं मिल रही है जी। जैसे ये बता रहे हैं, हाँ, उनको कर्फ्यू क्या है ये देखने नहीं मिल रहा है। जो गांव के अंदर बच्चा था, जो 7 घंटे गांव के अंदर ये लाइट देते थे, अभी 24 घंटा लाइट आ गई। तीसरी बात, गुजरात के अंदर 30 से ज्यादा डार्क जोन थी। डार्क जोन माने जिनका लेवल, पानी का लेवल सतत डाउन जा रहा है, उसको डार्क जोन बोलते हैं। 27 साल में अभी 0 डार्क जोन हो गया गुजरात में। तो इनका कहना यह है कि कर्फ्यू, अंधेरा, ये देखने को ये 27 साल के बच्चे को नहीं मिल रहा है। ये अभी ये कांग्रेस जो दिखाना चाहती थी वो नए बच्चों को नहीं मिल रहा है, यही उनकी बात है। जल्दी से एक जवाब, उसके बाद अतुल जी। जल्दी से, यानी इनका मतलब ये है कि पहले जो गर्मी, फिर भी पूरे गुजरात की आवाज नहीं दबा पाओगे। जिसके हाथ में माइक है उसी की आवाज जा रही है। पहले यानी इसका मतलब ये हुआ, पहले ये गर्मियों के मौसम में गर्मी कम पड़ रही थी, ये गर्मी बढ़ाई भी इन्होंने ही है। मैं तो मानता हूँ कि ये लोग तो ऐसा दावा करेंगे शायद अभी थोड़े वक्त के बाद कि ये पृथ्वी हमने बनाई, ये पृथ्वी पे दरिया समुद्र हमने बनाया। अरे यार, राजनीति करिए, राजनीति करिए, इतिहास मत बदलिए। ऐसा पृथ्वी बनाई ये दावा नहीं करेंगे। हाँ, पर इस पृथ्वी के ऊपर सबसे पुराना धर्म है तो वो सनातन हिंदू धर्म है, ये दावा हम करेंगे, क्योंकि संस्कृति से जुड़े हुए लोग हैं हम। आगे हिंदू मुस्लिम बराबर आगे। और कांग्रेस की बात है तो कांग्रेस का स्थापक कौन है ये पूछिए उनको। वो कह रहे हैं आप आगे अपने। नहीं, कांग्रेस का स्थापक कौन है ये बताइए सर इनको। चलिए ठीक है, देखिए कांग्रेस का बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आज चुनाव प्रचार के लिए उतरे गुजरात के अंदर, और उन्होंने आम आदमी पार्टी पर जोरदार हमला बोला है। सुनते हैं। बैनर ही बैनर, बैनर ही बैनर, हर जगह देखो वही नेता, बड़ा भोला तस्वीर, हर एक जगह बैनर ही बैनर।
मैंने कहा भैया ये बैनर लगे हुए क्या है? बोला आगे आगे देखो होता है क्या। मैंने कहा क्या होगा? बोला नतीजे देख लेना। ये बैनर बेस्ड पार्टी है, बैनर लगा लगा करके। हम कैडर बेस्ड पार्टी है, जनता के बीच में सेवा करके निकलते हैं। तो देखिए, जेपी नड्डा को आपने सुना, आम आदमी पार्टी पर जोरदार हमला बोलते हुए। रणधीर जी ये बताइए कि कहीं आप लोग भी आम आदमी पार्टी को यहाँ पर सबसे बड़ी चुनौती तो नहीं मान रहे हैं? नहीं साहब, ऐसा नहीं है। हाँ। चुनौती आम आदमी पार्टी की इसलिए नहीं है हाँ। कि जैसे विश्लेषक ने बताया जी। कि गुजरात की प्रजा जो है वो मुफ्त की रेवड़ी के अंदर बिकने वाली प्रजा नहीं है साहब। तो उस हिसाब से हमें तो नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी उतना कुछ ज्यादा आ सकती है। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस की जिस तरह से अभी जा रही है सर, हाँ। तो मेरे ख्याल से इस बार तीनों कांग्रेस की जा रही है मतलब? भाई कांग्रेस पार्टी का अगर आप पिछला रिकॉर्ड देखेंगे तो लगातार ये नजर आ रहा है कि पिछली बार उन्होंने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी और आपकी सीटें लगातार इतिहास पर हम नजर डालें तो कम होती जा रही है। 2017 के अंदर 2017 में उनकी सीट बढ़ी है सर। हाँ। उसके बाद 2019 संसद में भी उनका उम्मीदवार बहुत बुरी तरह हारा। मैं मानता हूं। उसके बाद 2021 मार्च महीने के अंदर जिला पंचायत का इलेक्शन हुआ। 30 में से 25 सीट भारतीय जनता पार्टी ने ली। 6 तालुका पंचायत थी जिसमें 128 सदस्य थी। ठीक है। उसमें से 97 6 तालुका पंचायत हमने बनाई। लेकिन आपको लगता है कि आपने गुजरात की जनता की उम्मीदें जो हैं वो पूरी की हैं? क्योंकि देखिए 27 साल से आप लोगों की सत्ता है। एंटी इनकम्बेंसी इस बार कितनी आपको ग्राउंड पर नजर आ रही है? क्योंकि देखिए महंगाई एक मुद्दा है, बेरोजगारी एक मुद्दा है जिसे राहुल गांधी लगातार उठा रहे हैं। फर्क पड़ेगा कुछ? महंगाई का मुद्दा कांग्रेस उठा रही है, पब्लिक नहीं उठा रही है सर। अच्छा। एक बात समझिए, आजादी पब्लिक के लिए महंगाई कोई मुद्दा नहीं आप कह रहे हैं? 1947 में 95 पैसा पर लीटर पेट्रोल था। 66 साल में इन्होंने 50 रुपया करके दिया। हाँ। एक का 50 किया था, हमने तो 50 का 100 किया है साहब, ये सवाल नहीं है। और जिस तरह से आप देख रहे हो विश्व जिस तरह से चल रहा है और पेट्रोल की जो महंगाई है वो तो उन्हीं का हम भुगत रहे हैं ना। पेट्रोलियम बॉन्ड मनमोहन सिंह की समय में जो पेट्रोलियम बॉन्ड दिए गए, मनमोहन सिंह की सरकार तो चली गई हुजूर, 8 साल हो गया। उसका भुगतान कर रहे हैं ना सर। अच्छा, उसका भुगतान कर रहे हैं। आपकी गलतियों का भुगतान अभी तक किया जा रहा है सर। ये तो बोल रहा आप महंगाई पर हमलावर हैं, वो कह रहे हैं महंगाई आपकी वजह से। इन्होंने आज पूरा देश बोल रहा है कि कांग्रेस ने जो शासन किया था, इतना अच्छा शासन किया, उसमें कहीं पे बुराई रही होगी तब भी हम शासन में नहीं है। लेकिन वो जो थोड़ी बहुत थी इन्होंने तो कमी पूरी कर दी, पूरी कमी कर दी। अब तब तो इस बार आपको और जोर लगाना चाहिए था सर। जोर अपने तमाम बड़े नेताओं को पहले बुलाना चाहिए था। मैं तो मीडिया के माध्यम से मीडिया के लोगों को भी बोलना चाहूंगा कि जो सच्चाई है वो अब ये बोल रहे हैं कि महंगाई किसी को लग नहीं रही है। भैया आप रोड पे जाके कहीं पे दुकानदार से, कोई व्यापारी से पूछिए, ये गृहिणी से पूछिए कि उनका बजट खराब हो गया है और ये बोल रहे हैं कि महंगाई नहीं है। अरे यहाँ पे जो जितने युवा लोग हैं, लेकिन बार बार देखिए बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं से अगर हम बात करते हैं तो वो मानते भी हैं कि भाई नहीं महंगाई और बेरोजगारी एक मुद्दा तो है, लेकिन हमारे पास नरेंद्र मोदी का चेहरा है। नरेंद्र मोदी के चेहरे को गुजराती अस्मिता से जोड़कर भारतीय जनता पार्टी देखती है और वो दावा करती है कि गुजरात के लोग भी ऐसे ही देखते हैं उनको। उनके आगे सारे मुद्दे फीके हो जाते हैं। उनका कैसे सामना करेंगे? ब्रांड मोदी की टक्कर में आपके पास कौन है? हो गया ये चेहरा, हो गया। अब लोगों को पता चल गया है कि चेहरे के पीछे जो चेहरा है वो अब दिखने लगा है। अंडर करंट गुजरात में आप देख लीजिएगा, 8 दिसंबर को कांग्रेस का झंडा फहराएगा और गांधीनगर में ये कांग्रेस की सरकार वहां पे शपथ लेगी। मैं ब्रांड मोदी के सामने इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से एक मिनट। ब्रांड मोदी के सामने वो अगर राहुल गांधी को कंपेयर कर रहे हैं तो इतना कह सकता हूं कि मोदी जी मुझ का बाल है और राहुल पूछ का बाल है भाई। अरे नहीं, देखिए थोड़ा सा शब्दों पर हमें हम बस इनका यही है, इनका यही कल्चर है। जब बहक जाते हैं इनको यही भाषा। बड़े नेता हैं वो सम्मानजनक है, उनके लिए किसी तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। ये गुजारिश रहेगी मेरी। अतुल जी मुझे ये बताइए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी दावा कर रही है भाई राहुल गांधी आए और राहुल गांधी की अब जिस तरह से रैलियां हो रही हैं उसके बाद कांग्रेस के पक्ष में माहौल बदलेगा। राहुल गांधी आए हैं, आंधी आएगी, लगता है कुछ ऐसा? गुजरात में तो कुछ ऐसा लगता नहीं है। सीटें के बारे में मैं नहीं बता रहा हूँ, मगर गुजरात के बारे में तो आपने बताया 27 सालों से सरकार है। 27 सालों में कई बार राहुल गांधी यहाँ आके गए हैं।
सोनिया जी भी आके गए हैं, हाँ। तो भी यहाँ कोई परिस्थिति चेंज नहीं हुई है। नहीं हुई। ये कांग्रेस का कोई अंदर का मामला है कि ये प्रॉब्लम क्यों होता है। आज भी आपने बताया कि कामिनी जी आ गए, ऐसे तो कितने भी विधायक आ गए, मेरे को पता नहीं चलता है कांग्रेस उनको नहीं तो गुजरात के लोकल मुद्दों पर इस बार चुनाव होता हुआ आप देख रहे हैं या राष्ट्रीय मुद्दे जो हैं वो हावी नजर आ रहे हैं? हाँ या ना? में जल्दी मेरे हिसाब से ऐसा लगता है राष्ट्रीय मुद्दा चल रहा है, लोकल मुद्दा नहीं चल रहा है। अच्छा। और मोदी जी का चेहरा चल रहा है अभी, मेरे को ऐसा दिखता है। ठीक है, ठीक है। यानी और मोदीत्व के नाम पर चुनाव लड़ती हुई बीजेपी नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी का दावा है कि इस बार सारे सियासी समीकरण जो हैं वो बदलकर रख दिए जाएंगे। किसके दावों में कितना दम है ये 8 तारीख को पता चलेगा। लेकिन फिलहाल हमारे साथ इस जगह से इतना ही। किसी और शहर में नए नेताओं के साथ नए मुद्दों पर बात करेंगे। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। किसका राज्याभिषेक में नमस्कार। ये लूट रे बाबा या वो लूट बाबा बाबा बाबा। मेरी चॉइस बेस्ट चॉइस। आलू गोभी हो या पूरी समोसा, खा लो कचौड़ी या प्याज परोठा। बेस्ट चॉइस सोयाबीन तेल, हेल्थ